गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आपको कंप्यूटर के सेकंड क्लास के अंदर कंप्यूटर की जनरेशनों के बारे में बताएंगे। फर्स्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर का अपने जीवन में क्या उपयोग है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुआ, ये सब आप लोगों को बताया था। सेकंड जनरेशन यानी सेकंड क्लास के अंदर जनरेशन के बारे में बताएंगे। जनरेशन है होती क्या है, जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास होता गया, टाइम पीरियड निकलता गया, उसके अकॉर्डिंग उसकी जनरेशनों में बांटा गया है। कंप्यूटर 5 जनरेशनों के अंदर विकास हुआ है। फर्स्ट जनरेशन है 1940 से 56 के बीच में। सेकंड जनरेशन है 56 से 63 के बीच में। थर्ड जनरेशन है 64 से 71 के बीच में। फोर्थ जनरेशन है 71 से 85 के बीच में। और अभी जो हम वर्तमान में कंप्यूटर सीख रहे हैं वो 5वीं जनरेशन के अंदर आते हैं। फिर एक कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में आकार बहुत बड़ा है। पहली जनरेशन जो थी उसके अंदर कंप्यूटर का आकार कम से कम 20 बाई 40 स्क्वायर फीट का होता था। अभी के कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में बहुत चेंज है। उस समय कंप्यूटर का आकार भी बड़ा होता था, इस समय कंप्यूटर का आकार भी छोटा है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1940 और 56 यानी 1956 के बीच में। उस समय में कंप्यूटर के मुख्य पार्ट्स के रूप में वैक्यूम ट्यूब यूज जाती थी। हजारों की संख्या के अंदर वैक्यूम ट्यूबें लगती थी जो कांच की बनी होती थी। वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर में बहुत सारी गर्मी उत्पन्न होती थी, तो उस समय एसी की भी रिक्वायरमेंट रहती थी। आज के एडवांस और मॉडर्न कंप्यूटर के मुकाबले में पहले के कंप्यूटर बहुत धीरे चलते थे, गर्मी ज्यादा उत्पन्न होती थी, उसकी विश्वसनीयता भी कम थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करना और वैज्ञानिक कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। इन कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना बहुत मुश्किल था क्योंकि बिजली बहुत खर्च होती थी। और फर्स्ट कंप्यूटर में इसके एग्जाम्पल है, ये जनरली एग्जाम में पूछते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर का अपने विकास हुआ था। तो इसके एग्जाम्पल है एनिएक, एडवेक, यूनिवेक, IBM 701, एडसेक, IBM 650। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर आते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कैलकुलेशन करने की जो स्पीड थी मिली सेकेंड के अंदर होती थी। उसमें मुख्य रूप से वैक्यूम ट्यूब मिलती थी, उपयोग में आती थी, और वैक्यूम ट्यूब आसानी से मिल जाती थी। वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी ज्यादा महंगी नहीं थी। इन कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक लोग यूज में लेते थे। इसमें इंफॉर्मेशन और डेटा स्टोर करने की भी क्षमता थी। सेकंड पीढ़ी के, ये फर्स्ट पीढ़ी के एडवांटेज यानी उसके फायदे। सेकंड पीढ़ी के अंदर, फर्स्ट पीढ़ी के अंदर उसके कमियां भी थी। उसकी साइज भी बड़ी होती थी, उसका आकार भी बहुत बड़ा था, और गर्मी ज्यादा उत्पन्न होती थी, तो उसके लिए उस समय रिक्वायरमेंट एसी बहुत जरूरी था। आकार कम से कम 20 बाई 40 स्क्वायर फीट यानी कमरे के बराबर होता था। उसको रिपेयरिंग वगैरह करने के लिए इंजीनियर जो अपने रिपेयरिंग वगैरह करते थे वो सीढ़ियां लगाकर कंप्यूटर के अंदर चढ़ते थे। इसकी बिजली ज्यादा खर्च होती थी, उसका मेंटेनेंस बहुत महंगा था, और इसका मशीनरी लैंग्वेज ही ज्यादा यूज होती थी। प्रोग्रामिंग करना बहुत ही कठिन था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर। फिर है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन की शुरुआत 56 और 63 के बीच में हुई। सेकंड जनरेशन के अंदर, फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, और सेकंड जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज में आने लगे। ट्रांजिस्टर यूज में आने लगे, उसकी वजह से इसका आकार थोड़ा छोटा हो गया था, यानी उसका शेप थोड़ा छोटा हो गया था। इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, विश्वसनीयता थोड़ी ज्यादा थी फर्स्ट के मुकाबले में। डेटा स्टोर कैपेसिटी भी ज्यादा थी। इस पीढ़ी में असेंबली और हाई लेवल की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग के साथ में मल्टी प्रोग्रामिंग भी सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यूज होती था। सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें यूनिवेक 1108, CDC 1604, हनीवेल, IBM 7094, ये इसके एग्जाम्पल है। जनरली जो एग्जाम में पूछते हैं SSC के, IBPS है, रेलवे में है कि भाई फर्स्ट पीढ़ी के जनरेशन के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर विकास हुए, सेकंड पीढ़ी के जनरेशन के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर का विकास हुआ। फिर इसके एडवांटेज यानी उसके फायदे। फर्स्ट पीढ़ी के मुकाबले में सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार छोटा था। सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में कम गर्मी उत्पन्न होती थी, छोटे आकार के कारण बिजली भी कम खर्च होती थी। इसकी स्पीड फर्स्ट जनरेशन की तुलना में ज्यादा थी। इसके डेटा प्रोसेसिंग यानी डेटा को प्रोसेस करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए माइक्रो सेकंड के अंदर कैलकुलेट होता था। पहली पीढ़ी के मुकाबले में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मेंटेन करना थोड़ा आसान था,
पहली पीढ़ी की तुलना में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर सस्ते होते थे क्योंकि आकार छोटा होता था, ट्रांजिस्टर यूज होते थे, सस्ता था। इनकी एक्यूरेसी और विश्वसनीयता अच्छी थी। इसके कुछ कमियां भी है। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे कम गर्मी उत्पन्न करते थे, तो भी इसको ठंडा रखने के लिए यानी ज़्यादा टाइम यूज करने के लिए एसी की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी थी। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को मेंटेन रख रखाव भी बहुत जरूरी था। इसका इस्तेमाल कुछ विशेष कार्यों के लिए किया जाता था, ऑपरेटिंग का विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। पहली पीढ़ी की तरह इस कंप्यूटर में भी इनपुट डेटा अंदर एंटर करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। पंच कार्ड का फर्स्ट और सेकंड दोनों जनरेशनों में उपयोग होता था। फिर इस तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन 1964 से 71 के बीच में हुई। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में अपने फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर और थर्ड पीढ़ी के अंदर आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो सिलिकॉन की बनी होती थी, इसलिए इसको सिलिकॉन की चिप भी कहा जाता था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में विश्वसनीयता फर्स्ट और सेकंड की तुलना में ज़्यादा थी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड पिछले दोनों पीढ़ियों के कंप्यूटरों से ज़्यादा स्पीड थी। इसमें आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप होती थी जो साइज में छोटी होती थी, चौकोर आकार की होती थी, मदरबोर्ड के अंदर लगती थी। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। इस पीढ़ी में हाई लेवल की लैंग्वेज जैसे कोबॉल, पास्कल, फोर्ट्रॉन का उपयोग किया जाता था। फिर थर्ड पीढ़ी के फायदे, एडवांटेज। थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर फर्स्ट और सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में इसकी साइज छोटी थी। ट्रांजिस्टर फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर, थर्ड के अंदर आईसी चिप यूज होती थी। बिजली कम खर्च होती थी, कम गर्मी उत्पन्न होती थी। बाकी तो भी लंबे टाइम चलाने के लिए इसमें एसी की रिक्वायरमेंट रहती थी। इसमें डेटा को कैलकुलेट करने की स्पीड दोनों पीढ़ियों के मुकाबले में अच्छी थी। इन कंप्यूटर का मेंटेन करना काफी आसान था। पिछले दोनों जनरेशनों की तुलना में तीसरी जनरेशन की स्टोर कैपेसिटी क्षमता ज्यादा थी। ये कंप्यूटर हाई लेवल की लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। इनमें प्रोग्रामिंग करना आसान था। थर्ड जनरेशन के अंदर प्रोग्रामिंग होती रही थी, बहुत मुश्किल थी। सेकंड में फोर्ट्रॉन, पास्कल यूज में आने लगा और थर्ड जनरेशन के अंदर हर तरह की प्रोग्रामिंग यूज स्टार्ट हो गई थी। इसमें कुछ कमियां भी है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कम गर्मी उत्पन्न होती थी, तो भी लंबे टाइम यूज में लेने के लिए एसी की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी थी। आईसी चिप बनाने में काफी मुश्किल होती थी, यानी उसको रिपेयरिंग करना बहुत मुश्किल था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत महंगे थे, आईसी को रिपेयर करना मुश्किल था। प्लस साथ में इसके जो वैज्ञानिक अपने जो रिपेयरिंग करने वाले मिस्त्री थे यानी इंजीनियर थे, बहुत कम मिलते थे। फिर है फोर्थ जनरेशन 1970 से 85 के बीच में, नहीं 1985 के बीच में हुई। इसमें आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर यूज में आने लगा, यानी एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट काम में आने लगा। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो बने कंप्यूटर के आधुनिक कंप्यूटर का ही रूप है। अभी जो हम कंप्यूटर यूज में लेते हैं उसका शेप चौथी पीढ़ी के अंदर आ गया था। इस पीढ़ी के काम करने की क्षमता, स्पीड बहुत ज्यादा थी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन की तुलना में। इस जनरेशन में कंप्यूटर की साइज और छोटी हो गई थी, फीचर्स भी ज्यादा हो गए थे, साइज भी काफी छोटी हो गई थी। इसके साथ साथ में फीचर्स को इंस्टॉलेशन करना भी सरल हो गया था। इस पीढ़ी के में रियल टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज आने लगा था। इस पीढ़ी में हाई लेवल की लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस का भी उपयोग होता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को हम पीसी भी कह सकते हैं। फिर इसके एडवांटेज यानी फायदे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर स्पीड तीनों पीढ़ी के कंप्यूटर से ज्यादा थी। इसकी साइज भी छोटी थी, इसको मेंटेन करने की इतनी जरूरत रहती नहीं थी। ये कंप्यूटर सस्ते होते थे, आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। इन कंप्यूटर में भी एसी की जरूरत पड़ती थी, यानी लॉन्ग टाइम यूज में हम लेते हैं, लंबे समय यूज में लेते हैं, तो एसी बहुत जरूरी था। इस पीढ़ी में कंप्यूटर के विश्वसनीयता अच्छी थी और हाई लेवल की लैंग्वेज यूज होती थी। इसके कुछ कमियां भी है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होता था, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर बनाना बहुत मुश्किल था, मशीनों से बनती थी। उसको रिपेयरिंग करने के अंदर बहुत मेंटेनेंस आता था। माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती थी। फिर है फिफ्थ जनरेशन, जिसमें हम आप अभी कंप्यूटर सीख रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, यानी चारों जनरेशनों के मुकाबले में फिफ्थ जनरेशन सबसे ज्यादा स्पीड में काम करता है, जिसमें हम लोग अभी सीख रहे हैं। और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर आईए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
यानी रोबोट बनाना और टेक्नोलॉजी की में काम करना, ऑटो काम करना, ये सब काम 5th जनरेशन के अंदर स्टार्ट हो गया था। ये वर्तमान के समय के कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर की आखिरी पीढ़ी है। इस पीढ़ी के अंदर हाई लेवल की लैंग्वेज है C++, जावा, .NET, ओरेकल यूज में आने लगे, जिसके बेस पर आजकल सभी कंपनियों के अंदर प्रोग्राम वगैरह बनते हैं जो कंपनी को यूज करने के लिए काम आते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर स्वास्थ्य, मनोरंजन, रोबोट बनाना, यानी कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता है। चाहे स्वास्थ्य ले लो, चाहे रेलवे ले लो, चाहे बैंकिंग सेक्टर ले लो, सभी सेक्टरों के अंदर 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर यूज में आने लगता है। इसके ऑपरेटर भी सस्ते मिल जाते हैं, आराम से मिल जाता है, इसको ऑपरेट करना भी सरल है। इन कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, काम करने की क्षमता भी ज़्यादा है, एसी की रिक्वायरमेंट भी इतनी रहती नहीं, जरूरी नहीं है कि एसी हो तो ही कंप्यूटर चलेंगे, विदाउट एसी भी चलते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर विकास के बाद में ज़्यादा एडवांटेज है, यानी आप इसको साथ में भी ले जा सकते हो एज ए लैपटॉप के रूप में। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे परम सुपर कंप्यूटर बना लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन, नोटबुक, यानी लैपटॉप कंप्यूटर आप अटैची के रूप में यानी साथ में ले जा सकते हो, बैग में कहीं पे भी आप यूज में ले सकते हो। इस कंप्यूटर के एडवांटेज यानी फायदे, इस कंप्यूटर की स्पीड पिछले चारों पीढ़ी के कंप्यूटर के मुकाबले में बहुत अच्छी है, इसको रिपेयरिंग करना भी आसान है। इस कंप्यूटर में साइज बहुत छोटी होती थी, यानी एक अटैची की तरह मैं मान के चलो नोटबुक के रूप में भी आप साथ में ले जा सकते हो। 5वीं पीढ़ी को मेंटेन करने के में कोई दिक्कत नहीं आती है, इनको कहीं भी ले जा सकते हो लैपटॉप के रूप में। और इस पीढ़ी के कुछ कमियां भी है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर को यूज करने में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्यों? जो ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर से भी काफी एडवांटेज, बहुत एडवांस कंप्यूटर है। इन कंप्यूटर में आईए आर्टिफिशियल के रूप में यूज होता है, जैसे आपने देखा होगा एनिमेटेड फिल्में जो बनती है टीवी में आप लोग देखते हो, उसके अलावा रोबोट के रूप में घर में यूज करने के लिए, और कहीं आपको सलाह वगैरह लेनी हो, अपने विकीमीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, किसी भी रूप के अंदर इसको आप यूज में ले सकते थे। एडवर्टाइज के रूप में भी इस पीढ़ी का कंप्यूटर यूज में आता है। इसके जो टूल्स है बहुत कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल होते थे, इनको आसानी से कहीं मिलते नहीं है और महंगे भी होते हैं। फिर इनके कुछ प्रश्न बनते हैं, अब तक कितनी पीढ़ियां हमने पढ़ी है? कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब जो चल रहे हैं 5वीं पीढ़ी में चल रहे हैं। कंप्यूटर की जो माता है, मदर, अडा लवलेस है। भारत में कंप्यूटर के जनक है विजय पांडुरंग भटकर, जो एसएससी के एग्जाम में कई बार आता है, आईबीपीएस में भी आता है कि भारत में कंप्यूटर का जनक कौन है, सुपर कंप्यूटर के जनक। ENIAC विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर ENIAC है, फर्स्ट जनरेशन में आया है। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। पीसी की फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी में के कंप्यूटर है? 5वीं पीढ़ी के। और कंप्यूटर आरटीसी का पूरा नाम है रियल टाइम क्लॉक। कंप्यूटर में अभी तक कौन सी जनरेशन चल रही है? अभी हम 5वीं जनरेशन में काम कर रहे हैं। और कंप्यूटर का जो आविष्कार किया था, जो चार्ल्स बेबेज 1822 में किया था, जो कंप्यूटर का जनक भी है। थैंक यू वेरी मच। आज आपके सेकंड क्लास के अंदर कंप्यूटर का नॉलेज दिया। धन्यवाद।